जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, उतनी बड़ी सफलता होगी। ऐसा कहते हैं कि अच्छे दिन अगर लाने हैं तो हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और जब हम प्रॉब्लम्स में होते, ऑब्स्टेकल्स में होते, तो वो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स वो हमें रोकने के लिए नहीं आते, तो हमें कुछ सिखाने के लिए आते। और जब हम उनसे सीखते हैं और उनसे लर्निंग लेके आगे बढ़ते, तो ही हम सफल होते। इसलिए हम बोलते हैं कि फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस CSR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड आज हम मिलेंगे हमारे नए CSR नेट के अचीवर्स राउताराम। तो राउताराम हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट है, एंड हम बहुत खुश है कि राउताराम का बहुत अच्छे रैंक से ये CSR एग्जाम जो है क्वालिफाई हो चुका है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से राउताराम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू। एंड सभी स्टूडेंट हमारे IFS फैमिली के स्टूडेंट सारे एंड हमारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से राउताराम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और इतनी अच्छी रैंक आई, और हम सब बहुत खुश है कि राउताराम ने क्लासरूम में ही, IFS जोधपुर क्लासरूम में ही सारा प्रिपरेशन किया था और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। अभी सबसे फर्स्ट कि मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि राउताराम जो है इन्होंने BSc एंड MSc बॉटनी से किए JNVU यूनिवर्सिटी से, जोधपुर से। एंड जैसे ही BSc MSc बॉटनी हो गई, उन्होंने जोधपुर क्लासरूम को ज्वाइन किया था, और क्लासरूम जोधपुर क्लासरूम कोचिंग से ही कंप्लीट उन्होंने पढ़ाई की। बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, इस सारे टॉपिक को लर्न करना, अच्छे से कंसेप्ट का कंटिन्यूसली रिवीजन करना, संडे के टेस्ट देना, डिस्कशन देखना, और कंटिन्यूसली अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड जब इतना सब किया तब भी पिछले एग्जाम में LS क्वालिफाई हुआ था, और फिर भी वो आगे फिर प्रिपरेशन करते रहे और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है राउताराम की। तो सबसे पहले राउताराम की, जैसे आप बाड़मेर गांव से, और अगर आप जैसे जोधपुर शहर में आए, आप पहले हिंदी मीडियम के थे, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और BSc MSc होने के बाद CSR एग्जाम की प्रिपरेशन करना, और CSR में तो आप देखते हो इंग्लिश में कितने डेंजर फ्रेजेस पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको डर नहीं लगा पहले कि आप MSc बॉटनी करने के बाद CSR एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और CSR एग्जाम का पेपर इतना टफ होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आया? प्रॉब्लम आया था, मीडियम का प्रॉब्लम जब यहाँ क्लासरूम ज्वाइन किया था तो शुरुआत में आया था, बट एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि जब BSc में जब हम क्लासेस लेते थे, मीडियम तो हिंदी था, पेपर जो थे वो हिंदी में लिखने होते थे, बट जो प्रोफेसर से जो क्लासेस लेते थे तब वो मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में देते थे, कंटेंट इंग्लिश में हमको लिखवाते थे। तो वहां से धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की ओर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब MSc में था बॉटनी में, तो वहां तो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, बट जो एक्सप्लेनेशन था वो मोस्टली हिंदी में ही करते थे। तो वहां पर जो थ्योरी थी, जो बुक्स थी स्टैंडर्ड, वहां पर जब पढ़नी शुरू की तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश से वो समझ में आने लग गया कि क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद में जैसे ही MSc पूरा हुआ तो क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किया। तो यहाँ पर जैसे जैसे टॉपिक होते गए वैसे वैसे संडे टेस्ट में और पहले PYQ बुक से प्रैक्टिस में शुरुआत में दिक्कत आई थी, बट धीरे धीरे जब नोट्स को 2 बार 3 बार पढ़ा, फिर हेल्प ली टीचर्स की, तो फिर बाद में दिक्कत दूर होने लगी धीरे धीरे। यस, तो कितना मुझे ये बहुत अच्छा लगा राउताराम का कि देखिए आप हिंदी मीडियम के हैं, तो भी आप जब कोई भी कंसेप्ट समझते तो सारे टीचर्स IFS में भी हम देखते, या हमारे जो भी यूनिवर्सिटीज में भी देखते कि हिंदी में समझाते, लेकिन एक्चुअल नोट्स वगैरह होते वो आपको इंग्लिश में ही होते। तो इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कभी ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं हिंदी मीडियम से और मुझे CSR एग्जाम में डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आपको उस हिंदी से इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने में फैमिलियर होना होगा। तो आपको पहले टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे राउताराम ने कहा कि पहले सबको प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर धीरे 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 आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते,
टॉपिक को अंडरस्टैंड करते, बार बार रिविजन्स करते, तो आपको वो टॉपिक भी समझ में आते हैं और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। अब जैसे राउतराम हम ये देखते कि आपने जैसे एमएससी बॉटनी से की और वहां पे तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग ही होता है, और यहाँ पे तो सीएसआर का सिलेबस, बायोकेमिस्ट्री से लेके मेथड्स इन बायोलॉजी 13 यूनिट, और एप्टीट्यूड ऊपर से ऊपर बैठा हुआ होता है सर पर। हाँ, उसका बोझ हमसे तो संभलता नहीं है। तो इतना बड़ा सिलेबस देख के हमारे स्टूडेंट तो डर जाते। हाँ, बेचारे ये बोलते कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा। हाँ, उनको तो लगता है हम तो कहाँ पे फंस गए। तो आपको पहले ऐसा नहीं लगा कि ये हम कहाँ पे आके फंस गए, सीएसआर का सिलेबस इतना बड़ा है, हमसे होगा क्या? एक्चुअली सर सिलेबस में जो सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है, वो सब देखे ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जैसे ही एग्जाम दिया लास्ट 4th सेम का, तो उसके बाद सीधा कॉलेज पास में ही है, वहां से सीधा यहाँ आना स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली क्लासरूम में ही ज्वाइन किया। तो जो क्लासरूम में जैसे जैसे आप पढ़ाते गए वैसे वैसे पढ़ते गए, सिलेबस क्या है वो कभी ध्यान ही नहीं दिया, बाद में ही पता चला कि इतना बड़ा है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक्चुअल में जितना आईएफएस में पढ़ाते हैं वो सब इम्पोर्टेंट है और वो सब करना है, और जो नहीं पढ़ा है वो नहीं करना है, तो सिलेबस देखना क्यों है। और ये सब पता होता है सारे स्टूडेंट को कि आईएफएस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही बार बार पढ़ना है। एंड इसलिए सिलेबस तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में से हम कितना करते, पूरा सिलेबस तो करना बहुत इम्पॉसिबल है, पर सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम प्रिपेयर करते हैं। एंड इसलिए आपको बस फोकस करना है क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, और पीवाईक्यू के टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे पढ़ना है, और इसीलिए सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा राउतराम, हम ये देखते कि बहुत सारे स्टूडेंट जब एमएससी करते तो एमएससी में वहां पे तो पेपर पैटर्न्स अलग होते, थ्योरेटिकल पेपर्स होते, पर सीएसआर का पेपर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े अप्लाइड क्वेश्चन, बैंड पैटर्न के क्वेश्चन, पेडिग्री के क्वेश्चन, ओहो इतने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते जो कि हमने कभी देखे नहीं एमएससी में। हमारा जब हम सीएसआर का पेपर देते तभी हमें समझ में आता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चन देख के डर नहीं लगा? क्वेश्चन को देख के तो डर लगा। जैसे मान लो कि शुरुआत में करते गए जेनेटिक्स को, बट जैसे ही पेडिग्री देखा तो देखा कि ये क्या है, सब भरे हुए 50 से 60 क्वेश्चन। पर बाद में जब केसी सर ने जब समझाना स्टार्ट किया कि पेडिग्री को ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे पढ़ना है, जो जितनी बड़ी होगी पेडिग्री उतना वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। फिर पता चला कि जो छोटी पेडिग्री है उसी से ही दिक्कत है। यस, तो देखिए मतलब स्टार्टिंग में तो आपको एकदम से क्या होता है, वो तो हमारे लिए सरप्राइज होता है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे से कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि लॉजिक्स पता नहीं है, हमने कभी सॉल्व नहीं किया। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से लॉजिक समझ में आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। वैसे राउतराम, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना कि हम तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, हाँ, और टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं 6-6, 8-8 घंटे का, 10 घंटे का, और जब स्टार्ट कर देते हैं टेबल पे बैठते हैं, और जब 2-3 क्वेश्चन सी पार्ट के आगे आते हैं ना, और जब वो गलत होते हैं ना, तो आंखों में पानी, और फिर ऐसे लगता है अब मेरे से कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन बहुत गलत होते। तो ये क्या आपके साथ भी हुआ था? हाँ सर, शुरुआत में क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा गलत, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन कर रहे हैं या 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ। 100 तो वैसे एक साथ किए ही नहीं शुरुआत में, 10-15 क्वेश्चन किए, तो 1-2 ही सही निकले, बाकी सब गलत। तो मैंने कहा साथ लोग, मैंने कहा ये तो गड़बड़ है यहाँ तो। अब ये रियलिटी है कि स्टार्टिंग में सब गलत ही होते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सारे गलत हो रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे डिमोटिवेशन नहीं आया? डिमोटिवेशन तो अब यूं लगता था कि अब ये 2-3 क्वेश्चन ही हुए, बाकी वाले हो नहीं रहे, हाँ। बट जब दूसरे दिन वही है कि 2-3 घंटे टाइम मिलता था बीच में गैप का, तो वहाँ तब तो यहाँ आ जाते थे, तब यहाँ फिर पूछ लेते थे, तब सर समझाते थे कि ऐसे नहीं, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है। तो फिर पता चला कि पढ़ना कैसे है वो भी नहीं पता था। यस, क्या पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बट काम की चीज कहाँ पर छिपी होती है वो देखा। फिर उससे जो नोट्स है उसको कैसे यूज करना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो कंसाइज नोट्स जो दे रखे हैं उनको कैसे यूज करना है, वो जब सिखाया
तो फिर क्वेश्चन होने लगे। यस, ये बात मुझे राउतराम की बहुत अच्छी लगी कि देखिए क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, एनालिसिस में प्रॉब्लम है। और जब आप एनालिसिस करने जाओ तो कुछ ना कुछ गैप्स होते जो कि आपको पता नहीं होते, शायद वो नोट्स के पॉइंट लिंक नहीं होते, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं हो रहा है तो आप टीचर की हेल्प लो, और टीचर आपको वही गैप्स बताते कि यस ये सोचना था यहाँ पे। जब आपको ये पता चलता है ना तो आप ऐसे करते हो, अरे रे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सोचना था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और जब आपको ये पता चलता है ना लॉजिक उस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन में ये देखना है, इस क्वेश्चन में ये देखना है, तो आप खुद ही बोलते हो यार क्वेश्चन कितने सिंपल आए हुए। हाँ, मतलब हमसे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो। जब आप एनालिसिस प्रॉपर करते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट राउतराम ऐसे देखते हैं हम कि एनालिसिस जो होते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन पे ही पढ़ते, बुक्स पे क्वेश्चन और उस पे पढ़ रहे हैं और उस पे दिमाग लग रहा है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो होगा। तो एक्चुअल एनालिसिस आप कैसे करते थे क्वेश्चन का? बुक्स पे करते थे या पेपर पे करते थे साइड में लेके? पेपर पे। हाँ, तो पेपर पे करना पड़ता है क्योंकि Yes. पहले शुरुआत में जब 2-3 ही सही हो रहे थे 10-15 में से, हाँ, तो फिर कैसे सर से मिले, हाँ, तो कैसे सर ने संडे टेस्ट हुआ था, तो बाद में जब वो सॉल्व किया पेपर तो फिर देखा कि पेपर तो हाथ में ले रखा है, फिर इन्फॉर्मेशन को सर भी लिख के कर रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। Yes. तो उसके बाद जब उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन छिपी हुई उसको जब लिखा कि यहाँ पे ऐसे, तो उसके बाद में जब कॉपी को पास में खोल के देखा कि इस इन्फॉर्मेशन को इस क्वेश्चन के लिए कैसे यूज करना है, तो उसके बाद में उसमें से बाद में ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब जब सिखाया सर ने, तो उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हुआ। यस, तो देखिए पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी राउतराम की कि आपको रेडी रहना है सीखने के लिए कि मुझसे क्या गलती हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए। देखिए दो चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट जब आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। एक होता है कि जो आपको आता है, जो आपका फेवरेट है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, उसको बार बार रिवाइज करना है और उसको स्ट्रांग बनाते जाना है। और दूसरा जो आपको नहीं आता है वो आपको सीखना है, और सीखना हमारे टीचर से डाउट्स पूछने, अपने फ्रेंड्स को पूछना है, ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आए। क्योंकि एक बार ही तो लर्निंग करनी होती है, कोई भी क्वेश्चन एक बार ही समझना होता है, फिर वो लाइफ टाइम आता है, फिर बार बार आपको थोड़ी करना है। तो एक बार लर्न करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, एंड इसलिए पहली बार, और पहली बार किसी को नहीं आता, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टूडेंट को आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, नहीं, सबको सेम लेवल पे होते, सभी सेम फेज में, कि किसी को नहीं आता है, सभी स्टूडेंट लर्न करते। और आप जितना लर्न करोगे ना उतना आप एंजॉय करोगे। जैसे राउतराम हम ये देखते कि CSR में अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो CSR के यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13, बायोकेमिस्ट्री से मेथड्स इन बायोलॉजी और एप्टीट्यूड भी। तो मिनिमम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि हम कितने यूनिट्स करें तो हमारा JRF हो जाएगा। 2 यूनिट करें, 3 यूनिट, 4, 5, 8, 10, कितने यूनिट्स करने चाहिए? आपको क्या लगता है? यूनिट्स तो सर ऐसे है कि जैसे जो पढ़ाया है क्लासरूम में वो तो पूरा करना ही पड़ता है। फिर अपन क्या, जब उस यूनिट को, एक यूनिट को पूरा पढ़ते हैं, तो उसमें से कोई न कोई टॉपिक अपन को छोड़ ही देते हैं कि इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जब पूरी 13 की 13 यूनिट को अपन पढ़ेंगे ना, तो बाद में 10 से 11 यूनिट ही बचती है पीछे। तो 10 से 11 यूनिट है वो करनी चाहिए, कम से कम। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे ना सर 4 यूनिट करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 5 यूनिट करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? अब आएगा क्या राउतराम? 5 से तो नहीं आएगा। देखा, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। मतलब एक्सपीरियंस ये है कि जब आप 10 से 11 यूनिट करते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप इजीली कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इजीली आपके 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं C पार्ट में। अगर आप कम यूनिट्स करोगे ना तो रिस्क बहुत ज्यादा है, और जो यूनिट के उसके भी क्वेश्चन आपको आएंगे या नहीं आएंगे वो भी तो प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हमेशा याद रखो, जैसे राउतराम ने कहा, पहली बात कि जितना क्लास में पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन सबको करना है। और दूसरा कि मिनिमम आप आपके स्ट्रॉन्ग जो भी पॉइंट्स है, आपके जो टॉपिक बहुत अच्छे हैं, यूनिट्स जो अच्छे हैं, उनको करो। 10 से 11 यूनिट मिनिमम अगर आप करोगे तो आप सेफ जोन पे हो, आपकी JRF कंफर्म हो जाएगी। ओके। वैसे राउतराम बहुत बार हम ये देखते कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन में एक होता है कि नोट्स रिवीजन, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवाइज करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी क्या थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया एग्जाम में? स्ट्रेटेजी सर ये थी कि मतलब कॉपी ली प्लान,
नोट्स हाँ। तो यहाँ पे सर लिखवाते थे, हम्म। तो उसको साथ साथ लिखना ही पड़ता था, हाँ। कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। हम्म। अब उसको मतलब पीडीएफ वगैरह का ऑनलाइन जैसे होता है कि अपन पीडीएफ से देख लेंगे, हाँ। वो वाला ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। देख रहे थे भाई तुम लिख क्यों नहीं रहा है, ले बता, तो फिर लिखना ही पड़ता था। Yes. डायग्राम भी बनाने ही पड़ते थे, जो हाँ। कलरफुल होते थे वो भी बनाने ही पड़ते थे। तो नोट्स तो न चाहते हुए भी सारी की सारी यूनिट्स के बन गए। Yes. तो फिर नोट्स बनने से ये हो जाता है कि अपन को पढ़ना कहाँ से है, मटेरियल की टेंशन नहीं रहती फिर कि अपन को यहाँ से पढ़ना है कि यहाँ से पढ़ना है, इस पीडीएफ से पढ़ना है कि इस पीडीएफ से पढ़ना है। Yes. या फिर पीडीएफ तो मोबाइल में कहीं भी चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलता है। पीडीएफ तो सिर्फ स्टोर, मोबाइल का डाटा आप सिर्फ यूज कर रहे हो, स्टोरेज बढ़ा रहे हो, बाकी हम पढ़ते नहीं है कभी। स्क्रीनशॉट भी कितने लेके बैठे हैं, हर क्लास में लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, क्या हो गया उनका बाद में सब फॉर्मेट होने वाले जब मोबाइल फॉर्मेट करेंगे। अभी तक पढ़े हैं, जैसे मान लो संडे हाँ। टेस्ट किया तो हाँ। कुछ सॉल्यूशन, तो कहते हैं सर रुको रुको अभी फोटो लेने दो हमको। फोटो लेना, अभी तक वो फोटो पड़े ही है, कभी वापस नहीं देखा। वापस कभी नहीं देखा, फोटो है बस हमारे पास, जो है वो हमें लगता है कि है, कभी भी देख सकते, देखेंगे नहीं, हमें भी पता है। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज हमारे पास होती है ना, जैसे मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके देखने की चांसेस बहुत कम है। हाँ, पर नोट्स लिखे हुए लर्न होते और रिविजन्स में बार बार लर्न होते। जैसे राउतराम ने कहा कि आपके नोट्स जब आपके पास होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि इस टॉपिक को मैं कर सकता हूँ 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि मेरे पास नोट्स है। और अपने नोट्स अपने को ही समझ में आते, हमारे नोट्स हमें ही समझ में आते हाँ। हमारे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स होना। क्या राउतराम अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? शॉर्ट नोट्स भी 2-3 यूनिट के बनाए थे, बाकी सब यूनिट के नहीं बने थे शॉर्ट नोट, क्योंकि ऐसे लगता था कि सब शॉर्ट ही है। हाँ, शॉर्ट क्योंकि एक्चुअली में जो बुक की लैंग्वेज थी वो तो सब सिंप्लीफाइड करके जब क्लासरूम में जब हमको लिखाई देते थे, तो सब कुछ वो शॉर्ट में ही था, उतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी राउतराम की, कि एक्चुअल क्लास में शॉर्ट में ही बताया जाता है। हाँ, फिर भी अगर आपको उसको भी और आपके मॉडिफाइड फॉर्म में शॉर्ट में लेना है तो बेस्ट है फिर, क्योंकि कम टाइम में आप ज्यादा उसको रिवाइज कर सकते हैं। पार्ट बी के लिए कर सकते हैं, पार्ट जैसे कोई टेबल है, कोई इंफॉर्मेशन है, लर्न करने करके ही जानी पड़ती है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट से टेबल से वो बना के उसको लर्न करते हैं। बट पार्ट सी के लिए शॉर्ट नोट से कुछ होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं, यस, क्योंकि पार्ट सी में इंफॉर्मेशन भी ज्यादा लगती है, डीप नॉलेज लगता है, कंसेप्ट क्लियर लगता है, और क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट में कुछ नई इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, तो वो पता होनी चाहिए। वैसे राउतराम, एक बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप क्लासेस करते हो, जैसे आईएफएस क्लासरूम में भी क्लासेस होते हैं मंडे टू सैटरडे, और फिर संडे को टेस्ट होता है। तो आपने भी संडे टेस्ट दिए होंगे, आपने भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो क्या उनका फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट हुआ? बेनिफिट सर उनका ही हुआ, जब शुरुआत में जब क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, हाँ। तो क्वेश्चन होना ही संडे टेस्ट से ही शुरू हुआ। संडे टेस्ट के जो डिस्कशन था उससे ही पता चला कि क्वेश्चन को करना कैसे है। यस। फिर धीरे धीरे ज्यादा जब संडे टेस्ट होते गए तो पता चलता गया कि जब सब टाइप के क्वेश्चन आ गए 13 के 13 यूनिट के, तो फिर सबका पता चल गया कि अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो इतने संडे टेस्ट हो जाते हैं कि उनसे बार तो एग्जाम में मतलब उन टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, अपन को लगता है कि हाँ ये अपन कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए एक्चुअल रिजल्ट जो है ना संडे टेस्ट से ही आता है। और ये जो राउतराम ने एक बात बोली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कि संडे टेस्ट के से ज्यादा संडे टेस्ट का डिस्कशन होता है, कि डिस्कशन अगर आप करो तो आपको समझ में आ जाता है कि आप कितने पानी में हो, कि आपको कौन से क्वेश्चन आए और कौन से क्वेश्चन आपने क्यों छोड़े, और उसका रीजन भी पता चलता है कि इस क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर होता है संडे टेस्ट में, समझ में आता है, लॉजिकली उसको समझ में आता है, और फिर एक बार आपको समझ में आया ना तो लाइफ टाइम के लिए वो समझ में आए, फिर वो क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करो, लाइफ टाइम, चाहे कोई भी एग्जाम में आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या उसी पैटर्न के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेनिफिट है। तो एक्चुअल संडे टेस्ट से हमारा प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम हर एक क्वेश्चन के पैटर्न को लर्न करना सीखते हैं, और उससे हमारे फाइनल एग्जाम में एक बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। वैसे राउतराम, हम ये देखते कि जैसे इस बार का जो एग्जाम है CSR के एग्जाम में, आप कौन से शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था? इवनिंग शिफ्ट में दिया था। तो पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था पेपर का लेवल। मॉडरेट था, मतलब कुछ सिंपल भी टॉपिक थे, कुछ मतलब डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में होता है, जैसे डिफरेंट एग्जाम में, CSR एग्जाम में भी, कि एक्चुअल रिजल्ट जो होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से होता है, कि आप C पार्ट में क्या सिलेक्ट कर रहे हो, आप B पार्ट में क्या सिलेक्ट कर रहे हो, आप A पार्ट के कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो।
तो ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, ये सीक्रेट है सक्सेस का। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है, ये आपने कैसे लर्न किया था? वो सर जो सारे प्रैक्टिकल जो करना था, सिलेक्शन का क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन सा पार्ट पहले, वो जो कौन सा पार्ट है वो पहले करना है, वो सारी चीजें तो यहाँ संडे टेस्ट में सब कर ली, देख लिया कि कौन सा पार्ट पहले करते हैं तो अपने ज्यादा नंबर आ रहे हैं। और जो पार्ट सी में थे तो सारे टाइप के क्वेश्चन आते थे 75 में, उसमें भी देख लेते थे कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। उसमें इतना ही किया था मैंने कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे उनको ज्यादा नहीं किया था। जो दूसरे जो टेबल है, कुछ कोई डायग्राम के क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन आते, और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उनको सबको कर लिया था। तो ऐसे करके 25 क्वेश्चन थे वो बन गए थे। हाँ, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी राउतराम की, कि देखिए क्लियरिटी, जब आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन करना है, जैसे उनको पता था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत होते, तो मुझे उनको थोड़ा अवॉइड करना है, और जो क्वेश्चन सही होते हैं, जैसे टेबुलर क्वेश्चन जो आपके मैच द पेयर्स के होते हैं, ग्राफिकल या डायग्रामेटिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ताकि उनसे ये क्लियरिटी है कि मेरा यह श्योर शॉट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी से होते हैं कि आपको क्लियरिटी हो, क्या छोड़ना है और क्या पिक करना है। और दूसरा, टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए कि जो टॉपिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस पे गलती ना हो, एक्यूरेसी हो, तभी सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट में। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस यो CSIR एग्जाम में। वैसे हम ये देखते हैं राउतराम कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि पढ़ाई करते समय हर टाइम जो होता है, हर समय सेम नहीं होता, और समय मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम ये देखते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करो तो 1-2 दिन पढ़ाई होती है, 3 दिन पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद हमारा पढ़ाई कम होना लगता है, फिर कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, कभी निगेटिविटी आती है, कभी ऐसे मतलब बुरा टाइम आ जाता है कि हमारे माइंड पूरा निगेटिविटी से भरा होता है, तब तो पढ़ाई होती नहीं है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था? ऐसा होता था, बट सब जब होता था तब मोटिवेशन के लिए आपके पास आ जाते थे, तो मोटिवेशन लेते थे। हाँ, तो तब मोटिवेशन की जरूरत है, और तब मेरे पास तो आते थे, लेकिन उससे पहले ये मस्त चाय भी पी के, मस्त घूम के, सारे फ्रेंड्स के साथ एकदम एंजॉय करके फिर मेरे पास भी आना, फिर मोटिवेशन लेना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, तब आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा चाय भी पीने जाओ, और उसके साथ कुछ क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, योगा करो, गार्डन में घूमने जाओ, या अपने टीचर्स से हेल्प लो, मम्मी पापा है, मम्मी पापा से बात करो, ताकि आप फिर से मोटिवेटेड हो जाओ। और ये समय सबके लाइफ में आता है कि हमेशा ही पढ़ाई नहीं होगी, याद रखना, कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि जहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, तब आप बाकी जो आपको अच्छा लगता है वो करो, म्यूजिक सुनो, ताकि आपको उस टाइम पे आप फिर से फ्रेश हो जाओ, फिर से पॉजिटिव हो जाओ, और फिर बाद में आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम ये देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, और समय बहुत कीमती है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको और समय दे सके, और जो गया हुआ पल है वो वापस नहीं आने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे राउतराम, आपने भी जब पहली बार प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था, तब आपका LS क्वालिफाई हुआ था, और उसके बाद फिर से आपने फिर से रिवीजन किया, फिर से अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो आपको क्या लगता है कि पहले बार जब आपका LS हुआ था, तब ऐसे क्या कमी रह गई थी प्रिपरेशन में कि तब हमारा JRF नहीं हो पाया? पहले जब मान लो कि हम यूनिट को पढ़ते हैं, तो यूनिट को पढ़ा, फिर लगा कि इस यूनिट के क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उन्होंने टॉपिक को छोड़ दिया कि चलो ये छोड़ देते हैं, ऐसा करके ज्यादा टॉपिक ही छूट जाते हैं। पर जब दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं तब फिर 10 से 11 यूनिट ही बचती है। जब सारी यूनिट 13 पढ़ते हैं ना, तो कुछ न कुछ तो छूटा हुआ ही होता है, सबका सब तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब सारी 13 के 13 का जब नोट्स पढ़ते हैं तो 10 से 11 ही रह पाती है पीछे माइंड में। तो और ये देखिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी राउतराम की, कि जब आप पहले बार करते हो ना, तब आप कुछ छोड़ना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे ये नहीं आता तो डायरेक्ट छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ो, तब क्योंकि तब वैल्यू ही नहीं पता होती ना। पर एक बार एग्जाम दिया तो समझ में आ जाता है कि अरे यार, बाकी क्वेश्चन इसलिए टारगेट नहीं हुए क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ था। तो अब बाद में क्या किया, सारे मिस्टेक्स को कवर किया, सारे मिस्टेक्स को फिर से सॉल्व किया कि नहीं, सारे टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। कुछ छूट जाए तो वो बात अलग है जो कि नहीं आती, पर आपको सारे टॉपिक को करने की कोशिश करनी है, और जितने आप टॉपिक करोगे उतना बेनिफिट होता है एग्जाम में।
जितने ज्यादा टॉपिक उतना ज्यादा बेनिफिट और उतने इजीली क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होता है। और कभी कभी राउतराम ऐसा भी तो होता है ना कि आप एग्जाम में बैठे हो, इतना सारा प्रिपरेशन करके बैठे हो, हाँ, और सपोज एक बार किए, 2 बार प्रिपरेशन किए, तो एक तो पहले से ही लोग हमें कुछ बातें बोलते हैं, पहले से ही हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटी होती है, हमें डर लगता है कि क्या होगा एग्जाम में, पता नहीं। और स्टूडेंट जब पेपर में बैठ जाते हैं तो पहले 10-15 मिनट पहले ही हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, टेंशन आता है, चक्कर बिक्कर आने लगते हैं, हाँ, पसीना वगैरह आ जाता है कि अब क्या होगा क्या नहीं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था? ऐसा होता है एग्जाम में, जब जाके बैठते हैं ना डेस्क पे, तो वो आधा घंटा पहले बिठा देते हैं। हाँ तो आधा घंटे में ये बोलते हैं कि टेबल को आप अंदर खिसका के बैठो, हाँ। इधर भी नहीं देखो, उधर भी नहीं देखो। तो उस टाइम लगता है कि ये क्या है, और बहुत पास पास में होती है, भरा हुआ एकदम हाँ, होश-होश नई में। जगह होती है, नए नई लोग जगह होते होती हैं, है, हाँ? ऊपर से कभी गर्मी भी होती हाँ, है, गर्मी होती है, फैन चल नहीं रहा है, वो कट 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 कर कट रहा कट 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 कर रहा है। है और लोग ऐसे डांटते हैं स्टार्टिंग में जाके, हाँ, ये मत करो वो मत करो। और दूसरा, ऊपर से हमारे माइंड में बहुत सारा टेंशन होता है कि अब क्या होगा, क्या हो? क्योंकि पहले से हमें पता होता है कि एग्जाम डिफिकल्ट हुआ तो क्या होगा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। तो तब सबसे इंपॉर्टेंट शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, और थोड़ा मेडिटेशन करो। और दूसरा कि फैमिलियर हो जाओ अपने पोजीशन पे और शांति से बैठो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद कूल रहते हो ना, अंदर से पॉजिटिव रहते हो ना, तो एग्जाम पॉजिटिव जाता है। कभी कभी राउतराम हम ये भी देखते हैं ना कि आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व करते समय बहुत सारे क्वेश्चन आते, बट कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, आपके क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, और तब तो बहुत टेंशन आता है कि अब तो मेरे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। तो ऐसा लग जाता है कि पेपर डिफिकल्ट है, हाँ, या मैंने जो प्रिपेयर किया है उसके क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है एग्जाम में? ऐसा हुआ था एग्जाम में, मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे आए कि मतलब सब हो ही नहीं रहे। बट जब 7-8-10 क्वेश्चन जब अपन कैसे भी करके जब उनको निकाल लेते हैं, हाँ तब 2-4-5 क्वेश्चन लगातार भी मिल जाते हैं। हाँ, तब वो जो है वो वापस से आ जाता, पता चल जाता है कि हाँ वो होने तो लग गए, वो इसमें हो गया है। यस लगातार मिल गए क्वेश्चन, तो 8 और 5 13 क्वेश्चन है, 13 में से 5 तो अपन को मिल गए, तो फिर उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, मतलब आपको पेशेंस रखने और आपको ढूंढते रहना है अपने क्वेश्चंस को, और स्ट्रेस लेना ही नहीं है। देखिए, एक हमेशा याद रखे कि एग्जाम में आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन है ही है। और आपको मतलब आप अगर पेशेंस रखते हो ना, तो आपको फिर धीरे धीरे क्वेश्चन दिखने भी लगते हैं। पर अगर आपने वहां पे आप पेशेंस नहीं रखे और ज्यादा टेंस हो गए, तो जो अपने क्वेश्चन है वो भी नहीं दिखते। फिर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ क्वेश्चन को घर पे आके देखते हैं कि अरे यार, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, मुझे तो दिखा ही नहीं, ये तो मैं पढ़ के गया ये था, तो ये तो मैं पढ़ के गया था, ये तो मुझे आता था, फिर भी मुझे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिखा ही नहीं। दिखा क्यों नहीं? क्योंकि हम उस टाइम पे कुछ तो अलग ही सोच रहे होंगे और हमने उस क्वेश्चन को अलग से देखा ही नहीं होगा अच्छे से। तो इसलिए पेशेंस रखने, और मैं आपको बोलता हूँ वो 3 घंटे आपके होते, आपने पूरी रिवीजन किए और उस रिवीजन से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको फोकस रहना है, पेशेंस रखने, खुद के ऊपर बिलीव करना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो ना, तो आधी लड़ाई आप वहां पे जीत जाते हो, बाद में तो सब नॉर्मल है। बाद में सुनना। और जैसे राउतराम आपने अभी इतना प्रिपरेशन किया, अच्छे से किया है, तो क्या जैसे हम सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो क्या ज्यादा पढ़ना जरूरी है क्या सीएसआर एग्जाम के लिए, या थोड़ा पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है? ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे हाँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो दूसरे होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसी में से वही क्वेश्चन सेम टू सेम और वही रिपीटेड आएगा। यस। और इधर सीएसआईआर में तो 15-20 साल में कोई क्वेश्चन आया होगा 1-2% रिपीटेड, बाकी सेम क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। यस। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, बट वो जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा है वो Yes. इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना आपको आता है उतना पढ़िए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अच्छे से कीजिए, और जितना आता है उसको बेस्ट कीजिए। मतलब क्वालिटी, जैसे राउतराम ने कहा, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम में एक हमेशा याद रखिए, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, पर आप क्या सिलेक्ट करते हो, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और आप कितने अच्छे से सिलेक्ट करते हो, आपको वो करेक्ट आता है नहीं आता है, बस इसी से रिजल्ट आता है। तो इसलिए सीएसआर एग्जाम में ज्यादा पढ़ने के सिवाय आप स्मार्ट बनिए, कम बट अच्छा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे राउतराम हम ये देखते हैं कि बहुत बार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते समय क्योंकि नोट्स पढ़ना,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कभी कभी जो टॉपिक्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री हुआ, मॉलिक्यूलर हुआ, टाइम भी तो ज़्यादा लगता है उनको। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये 2-2 3-3 दिन हो गए, अभी भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे सारे यूनिट्स प्रिपेयर हो जाएंगे क्या? ऐसा आपको लगा था क्या कि इतने बड़े टॉपिक से इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर होंगे? ऐसा लगता है, बट वो जो जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर है, तो ये सारी यूनिट्स में काम आती है। हाँ। तो फिर अपन को बेनिफिट भी देती है। अपन बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उसको छोड़ के गए तो बाकी यूनिट के क्वेश्चन तो आएंगे, पर आधी इन्फॉर्मेशन अपन को आएगी, आधी नहीं आएगी। अपने को लगेगा कि ये कहाँ से आया, तो जो कहाँ से आया वो बायोकेमिस्ट्री से आएगा, मॉलिक्यूलर से आएगा, उनको इंटरलिंक करके क्वेश्चन दे देंगे। हाँ। तो अपन से फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यस, तो इसलिए आपको देखिए, जितना आपको आ सकते यूनिट वो सारे प्रिपेयर करने, और टाइम का जितना यूनिट को जितना टाइम लगता है उतना लगेगा, क्योंकि वो आपको भी प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपको क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना भी अच्छे से पड़ेगा। तो टाइम जितना लगता है उतना आपको देना चाहिए। अब हम राउतर हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ, तो फास्ट आंसर करने। यस। तो और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले, अब CSR में 13 यूनिट्स है, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री। वाओ, बायोकेमिस्ट्री। हम सारे स्टूडेंट हमारे बायोकेमिस्ट्री डरते हैं, उनको तो चक्कर आ जाता है कि ये कैसे होगा, और आपका फेवरेट है, कैसे? फेवरेट सर ऐसे है कि बायोकेमिस्ट्री के जो अपन पढ़ते हैं ना, उससे बहुत इजीली क्वेश्चन एग्जाम में भी हो जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और न्यूमेरिकल भी कभी कभार आते हैं तो बहुत सिंपल आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, और लॉजिकली निकल जाते हैं, लॉजिकली समझ जाते हैं, आंसर से ही समझ में आता है। ये बड़ी गहरी बात बोली है राउतराम ने, और वो उन्हीं को समझ में आएगी जिनका बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा है। क्योंकि केसी सर हमेशा बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जिसका अच्छा है उसके 13 यूनिट अच्छे, उसको फिर सब समझ में आता है। और दूसरा, बायोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि जो 6 के 6 भी क्वेश्चन दे सकता है इसी पार्ट में, सारे सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि देता ही है, हर बार देता है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस है, ये एक्सपीरियंस है। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है ना, आप प्रिपेयर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बायोकेमिस्ट्री सारे यूनिट्स को लिंक करता है, तो आपके सभी यूनिट्स भी अच्छे से समझ में आएंगे, लिंकिंग भी समझ में आएंगे। और केसी सर तो सारे टॉपिक को पहले से ही लिंक करते हैं। एक्चुअल बायोकेमिस्ट्री में हम सारे टॉपिक पढ़ भी लेते, और हमें वो समझ में तब आता है जब हम 13 टॉपिक को रिवाइज करते हैं कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है सब बायोकेमिस्ट्री में, बस यही बाकी के टॉपिक में भी है। तो आप एंजॉय करोगे। वैसे राउतराम, अब ये 13 यूनिट्स और एप्टीट्यूड, सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट तो सर डाइवर्सिटी और बिहेवियर। डाइवर्सिटी और बिहेवियर, ये डर क्यों? इसके मतलब डर लगता है, थोड़ा कम होते हैं क्वेश्चन इसमें, मतलब एक्यूरेसी इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। और जैसे हम ये देखते हैं कि जब आप CSR की प्रिपरेशन करते हो तो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन तो हम करते हैं, पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से तो पहले से ही डर लगता है, हम पहले से ही भाग रहे हैं मैथमेटिक्स से, और फिर भी हमें CSR में मैथमेटिक्स करना पड़ रहा है, तो आपको भी क्या डर लगता है क्या उससे? न्यूमेरिकल आंसर मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता। वाह, मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता, हम लोगों को तो लगता है। क्या है कि मैंने क्या एक बार पूरी की पूरी वो रीजनिंग है, मैथ्स है, उसको क्या है कि BSc में पढ़ा था एक बार ऐसे ही छुट्टी में, अच्छा, कोचिंग करके। तो वहां से जब वो देखा तो 5 कॉपी बन गई। हाँ। अब उस 5 कॉपी में मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। वाह। तो वहां से जब सीख लिया, और ऊपर से दिनेश सर ने बता दिया, और उसके ऊपर भी केसी सर ने सॉल्यूशन में सब इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इतने हार्ड क्वेश्चन वहां न्यूमेरिकल आते ही नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं। मान लो कोई न्यूमेरिकल बहुत हार्ड आ गया तो उसको करना जरूरी थोड़ी है, सिंपल आए तो उसको करना है। जैसे R&K सिलेक्शन का क्वेश्चन है, जो मार्क रिकैप्चर के क्वेश्चन आए, PH के आ गया, PK के आ गया, हार्डी-वेनबर्ग के आ गया, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और डेल्टा G वगैरह का भी आता है, एंजाइम काइनेटिक्स के आते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स, केमियोमैक्स के। तो ये तो सबसे सिंपल आते हैं, लॉजिकली आते हैं। और जब, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफिकल्ट तब हो जाता है जब गेट की तरह होता है, टाइप करना है, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइप करना है। पर CSR में कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि CSR में 2 ऑप्शन तो दूर के ही होते, जिनका कोई संबंध ही नहीं है, और 2 ऑप्शन होते तो क्लोज है, पर इतने क्लोज नहीं होते, वो दूर दूर के ही होते। तो आप लॉजिकली भी निकालो तो भी आपको एक ऑप्शन समझ में आ जाता है कि इसके तो अलावा क्वेश्चन आंसर हो नहीं सकता। न्यूमेरिकल में ये फायदा होता है, और लॉजिकल थिंकिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पे मैथमेटिक्स लगती नहीं है ज्यादा,
एक कॉमन मैथमेटिक्स लगती है, बस इतना ही। और दूसरा, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट जैसे जो CSR का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट या DBT, नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर लगता है। ये नेगेटिव मार्किंग करने से इतना डर लगता है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, कि करूँ और गलत हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ये डर आपको भी लगता है? नेगेटिव मार्किंग का डर लगता था पहले, पर बाद में जब टेस्ट में देखा तो उसको मतलब कम से कम लेवल पर लेकर आ सकते हैं। हाँ, जब 25 में से 22, 23, 24 क्वेश्चन होने लग जाए, हाँ, तब फिर पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना है। yes, जो श्योर शॉट हो उसके ऊपर अपन को विश्वास हो कि हाँ ये धोखा नहीं देगा, तो उसको जब करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कम होती है। हाँ, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे से आपका डर कम होगा। और दूसरा देखिए, एक हमेशा याद रखे, जो क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी होती है ना कि ये मुझे आता है, तो उसमें नेगेटिव नहीं होता है। और जो क्वेश्चन में आपको रिस्क लगती है कि अरे इसमें तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल होते हैं ना, उनको अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ही नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव को कम करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसे राउतराम, आप डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस सर डेली, जो मतलब 2 क्लासेज होती है, हाँ, तो 2 क्लास में लगभग आधा टॉपिक हर दिन करा देते हैं। तो आधे टॉपिक के क्वेश्चन एक दिन कर लिए आधे, और हाँ, दूसरे दिन भी आधे। यस। नहीं तो फिर एक साथ क्वेश्चन कर नहीं सकते, पूरे साल के एक साथ कैसे करेंगे? एक साथ नहीं कर और सकते। 2-3 दिन के भी एक साथ नहीं कर सकते, और 7 दिनों के भी एक साथ नहीं कर हाँ, सकते। वो तो समझ में भी नहीं आएंगे, समझ बाद में में नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो पहले ही लगेगा हो कि गया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ, क्योंकि उतना थोड़ी याद रहेगा, और हमारा रिवीजन भी इतना प्रॉपर नहीं होता है। वैसे राउतराम, हम ये देखते कि जैसे CSR में B और C पार्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस का, वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या एप्टीट्यूड का भी आपने किया था प्रिपरेशन? हाँ, एप्टीट्यूड का किया था। यस। और क्या एप्टीट्यूड का फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में बेनिफिट हुआ आपको? हाँ, एप्टीट्यूड का बेनिफिट हुआ। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे, 4 के 4 सही हुए थे। वाह, देखिए कॉन्फिडेंस कि जितने किए उतने सारे सही है। और एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट करता है वो B में C में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिले तो भी एप्टीट्यूड से आपके मार्क्स आ जाते हैं। और जैसे राउतराम, अभी जैसे हम बोलते हैं कि जून का एग्जाम जो है 2 या जून में हो सकता है, जुलाई अगस्त में हो सकता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो ऑनलाइन के या सारे IFS के स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो आप उनको ऐसे क्या स्ट्रेटजी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या करना चाहिए जैसे आपके जैसे उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आए? अब जिसका मतलब नोट्स बन गए हैं, यूनिट्स पूरी हो गई है, कोचिंग पूरी हो गई है, 13 के 13 यूनिट, उनको तो फुल टाइम है, आधा टाइम PYQ और आधा टाइम वो नोट्स से उनको रिवीजन में लगाना चाहिए। बट वो है जिसके ये भी चल रहा है कि अभी क्लासेस भी लेनी है और नए टॉपिक भी करने हैं, तो उनको मतलब सप्ताह में कम से कम 2 दिन फुल टाइम रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जो सप्ताह भर में पढ़ा है और उससे पहले की सारी यूनिट्स में से एक वीक में 2-2 यूनिट का रिवीजन करेंगे, तो वो उसको जब लास्ट टाइम में, जब अपन लास्ट जो 1 मंथ में जब अपन 1 या 2 बार जब शॉर्ट नोट से या ऐसे आंखों से गुजारेंगे ना कॉपी को, तो लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। नहीं तो पहले अगर नहीं किया रिवीजन तो बाद में लगेगा कि पता नहीं कॉपी मेरी है या किसी और की है। ऐसा होता है, जब हम कॉपी रिवीजन नहीं करते ना बार बार, तो बाद में हमें समझ में नहीं आता कि ये पढ़ा था मैंने या नहीं पढ़ा था, ये मुझे आ नहीं रहा है। तो इसलिए बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी राउतराम की, पहले नोट्स अपने पास होने चाहिए अपने, फिर उस नोट्स को रिवाइज करना है। हर वीक में 2 दिन रखने हैं कि जिससे आप पीछे का रिवाइज कर सको। और क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस डेली के डेली करनी है। जैसे हम ये कहते हैं राउतराम कि अगर आप CSR के टोटल 145 क्वेश्चन है, तो आपको डेली एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करनी चाहिए, डेली B पार्ट के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली C पार्ट के 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो 3 घंटे में ही करनी चाहिए, जिस 3 घंटे में CSR का एग्जाम होता है, ताकि आपको माइंड एक उस टाइम के लिए एक ये हो जाए, फिक्स हो जाए कि हाँ इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन ही लगाने और उस टाइम पे मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ। तो आपको वो फैमिलियर हो जाता है एग्जाम का, और आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते और एग्जाम में फिर MCQ में प्रॉब्लम आता है, MCQ समझ में नहीं आना या क्वेश्चन एनालिसिस नहीं होना। तो इसलिए आप घर पे ही प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ कंटिन्यूसली रिवीजन कीजिए। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन है कि जिसमें राउतराम आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट के डाउट क्लियर किए, इतने अच्छे से इनको
सारे स्टूडेंट को हमारे मोटिवेट किया एंड गाइड किया। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर कि आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से मोटिवेट किया। और देखिए इस सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सारे स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया। तो आप ये सेशन को जरूर देखना। नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो नोट्स भी बना लेना, ये प्रॉब्लम्स आते ही है। एंड आपको ये सेशन कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।